सभी दर्शकों को नमस्कार। एवन जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन और यूएन चार्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला वीडियो बनाया था और उसमें संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में सामान्य चर्चा की थी। इस वीडियो सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है उसके बारे में अध्याय 1 से लेकर 3 तक की चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। चार्टर का अर्थ घोषणा पत्र होता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्टर का अर्थ कभी पूछ ले जाए तो उसका अर्थ क्या होता है। घोषणा पत्र होता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है। इसमें कुल 19 अध्याय और कुल 111 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान चार्टर के साथ संलग्न है। यह चार्टर का अभिन्न अंग है, जिसमें 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र है। और संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है, जो संयुक्त राष्ट्र का संविधान है, उससे गवर्न होता है, प्रशासित होता है। और इस चार्टर में या फिर संयुक्त राष्ट्र के इस संविधान में कुल मिलाकर के 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग जो है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है और दूसरा भाग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर है। ठीक है, तो पहला भाग जो है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, जिसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। और दूसरा भाग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर है, जो इसी के साथ अटैच है, संलग्न है। उसमें कुल मिलाकर के 5 अध्याय आते हैं और उसमें कुल मिलाकर 70 अनुच्छेद हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था और इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है स्थापना हुई थी और इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी लागू होता है। तो ये डेट दोनों ही एक समान है। प्रस्तावना। तो संयुक्त राष्ट्र का जब हम चार्टर पढ़ते हैं, और आपको ये देखना चाहिए इस वीडियो सीरीज के साथ, आपको संयुक्त राष्ट्र का चार्टर फिजिकल रूप से आपके पास होना चाहिए और उसके साथ ही आपको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, न केवल इस विषय की बात है बल्कि प्रत्येक विषय की बात, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो बीएनएसएस हो, चाहे वो सीपीसी हो, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके पास उस सब्जेक्ट का बैरक्ट हमेशा होना चाहिए और उसके साथ ही आपके पास कॉपी पेंसिल भी होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो एक बैरक्ट की तरह है, उसको आप खोलते हैं, उसमें आपको प्रस्तावना मिलती है। प्रस्तावना शब्द उसमें नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना ही दी गई है। उस प्रस्तावना की अगर हम चर्चा करें तो उसमें जो दिया गया है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग आने वाली पीढ़ियों की युद्ध की ज्वाला से रक्षा करने के लिए, जिसके कारण मानव जाति को हमारे जीवन काल में 2 बार अकथनीय दुख भोगना पड़ा है। तो ये क्या है? मानव जाति है। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रस्तावना है या फिर संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, उसकी जो शुरुआत होती है वो हम संयुक्त राष्ट्र के लोगों से शुरू होती है। और यहाँ से उत्तराखंड में एक बार प्रश्न आ चुका है कि जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम संयुक्त राष्ट्र के लोग से इसकी शुरुआत होती है। और क्या कहा गया है कि आने वाली पीढ़ियों की युद्ध की ज्वाला से रक्षा करने के लिए, जैसा कि हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध होता है तो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो है संयुक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। अब ऐसे युद्ध की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे युद्ध दोबारा से ना हो, ऐसी युद्ध में जो पीढ़ियाँ प्रभावित होती हैं, जनरेशन प्रभावित होती है, जनता प्रभावित होती है, उन सब से बचाने के लिए ये प्रस्तावना की बात इसमें की गई है। जिसके कारण इसमें देखिए लिखा भी है 2 बार अकथनीय दुख भोगना पड़ा है।
और मूल मानव अधिकारों के प्रति, मानव ही गरिमा और महत्व के प्रति, पुरुषों और स्त्रियों तथा बड़ों और छोटों के समान अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुनः अभिपुष्ट करने के लिए। तो ये सब क्या है, प्रस्तावना है। और प्रस्तावना का मतलब क्या है कि क्यों संयुक्त राष्ट्र चार्टर लाया जा रहा है, उनका क्या उद्देश्य है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, वो सब चीज़ें प्रस्तावना से क्लियर हो जाती है। आगे है प्रस्तावना में ही, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए जिनके अधीन संधियां और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोतों से उद्भूत होने वाले दायित्वों के प्रति न्याय और सम्मान बनाए रखे जा सके, और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की अभिवृद्धि के लिए दृढ़ निश्चय करके और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहिष्णुता का आचरण करने और अच्छे पड़ोसियों की भांति एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी शक्तियों को एक करने के लिए, और ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करके और ऐसी पद्धतियों प्रतिष्ठित करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल का प्रयोग सामान्य हित में ही किया जाए, अन्यथा नहीं, और सभी राष्ट्रों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चय करके यह संकल्प करते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। तदनुसार हमारी अपनी अपनी सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित उन प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिन्होंने अपने पूर्ण अधिकार पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें ठीक और सही पाया गया है, संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर को सहमति देते हैं, और वे इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करती है। तो यहाँ पर जो है आपकी प्रस्तावना यहाँ तक आती है। प्रस्तावना से सामान्यतः कोई प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आपने देखा कि जैसे कि उत्तराखंड में एक बार प्रश्न आया है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की शुरुआत कहाँ से होती है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की शुरुआत हम संयुक्त राष्ट्र के लोगों से होती है। और इसमें आपको ये प्रश्न भी याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर को सैन फ्रांसिस्को में स्वीकार किया गया था। इससे पहले वीडियो में भी हमने बताया है कि जो सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान है, यहीं पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप दिया गया था, और यहीं पर उसको सहमति दी जा रही है, और यहीं पर जो है संयुक्त राष्ट्र नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना भी की जा रही है। तो ये सब आपको प्रस्तावना से संबंधित फैक्ट याद रखने हैं। कोई ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अध्याय 1। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है वो अध्यायों में विभक्त है, और इसमें जो पहला अध्याय आता है वो संयुक्त राष्ट्र का प्रयोजन और सिद्धांत इसका नाम है, और इसमें अनुच्छेद 1 और 2 है। यानी कि जो अध्याय 1 है इसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र का प्रयोजन और सिद्धांत, और इसमें जो है केवल 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2। तो चलिए इनको हम देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन यानी कि उद्देश्य। मतलब जो अनुच्छेद 1 है इसका वो संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन की बात करता है, उसके उद्देश्य की बात करता है। और जब आप बैरक देखेंगे तो आपको ये सब हेडिंग नहीं मिलेगी, वहाँ पर सीधा 1 लिखा है अनुच्छेद 1, ये आपको हेडिंग वहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन आपको ये कहना क्या चाह रहा है उसका एक जो है मूल रूप से बता दिया गया है कि अनुच्छेद 1 क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें जो आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन या फिर संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, तो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय का सिद्धांत का सम्मान करते हुए राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना। तो ये भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रयोजन है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड क्लोज में कि राष्ट्रों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सम्मान करते हुए राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना इसका प्रयोजन है, उद्देश्य है।
आत्मनिर्णय का सिद्धांत अनुच्छेद 55 और 15 में भी समाहित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत है कि जो राष्ट्र होते हैं अपने आप में जो निर्णय लेते हैं उनका सम्मान करने की बात की गई है, और इसका जो सिद्धांत है वो आपको अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56 में भी देखने को मिलता है। आगे है इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि व सहयोग उत्पन्न करना। तो ये भी क्या है आपका, ये उद्देश्य है। ये सब आपका अनुच्छेद 1 की बातें हैं। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट आएगा। ये एक यहाँ पर गलत हो गया है, ये थर्ड है। और बैरक्ट आप देखेंगे, इसलिए आपको कहा जाता है कि बैरक्ट से आप देख करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी और आपको वहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर तीसरा उद्देश्य आप देखते हैं, यानी कि थर्ड क्लोज में आप देखते हैं अनुच्छेद में, पहले के थर्ड अनुच्छेद में कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि व सहयोग उत्पन्न करना। तो ये क्या है आपका, थर्ड क्लोज है। ये आपका पॉइंट नंबर 4 है, और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र को केंद्र के रूप में विकसित करना। तो जो आपके ये उद्देश्य दिए गए हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को, जो आपका यूनाइटेड नेशन है, उसको केंद्र में रखना और केंद्र में रख करके उसको विकसित करना, ताकि उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ति की जा सके, इनकी प्राप्ति की जा सके। हालांकि आप प्रस्तावना में भी देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के तमाम उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का क्या प्रयोजन होगा, क्यों ये लाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है। तो उसमें सारी बातें और बताई गई हैं और ज़्यादा उसको स्पष्ट किया गया है। तो ये अनुच्छेद 1 की बातें हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हैंस कैल्सन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। तो यहाँ पर जो हेल्स कैल्सन है, इनका कथन इस पॉइंट से जो है मिलता जुलता है, और ये कह रहे हैं, इनका जो स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई है उसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। तो इनका ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि किसने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति बताया है। तो यहाँ पर कौन है, हेल्स कैल्सन है। अनुच्छेद 1 क्लोज 2, अनुच्छेद 55 व 56 में आत्मनिर्णय का सिद्धांत समाहित है। आत्मनिर्णय का अधिकार सामूहिक एवं वैयक्तिक दोनों मानव अधिकार हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया, और ये आपका प्रश्न पूछा जाता है आत्मनिर्णय का सिद्धांत कहाँ कहाँ पर है। तो अनुच्छेद 1 क्लोज 2 में है, अनुच्छेद 55 में समाहित है, अनुच्छेद 56 में भी समाहित है। और जो आत्मनिर्णय का अधिकार होता है वो सामूहिक भी होता है और वो वैयक्तिक भी मानवाधिकार होता है। दोनों ही प्रकार के मानव अधिकार उसमें होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2। अभी तक हमने अनुच्छेद 1 देखा, अब जो है अनुच्छेद 2 की बात आती है। अनुच्छेद 2 जो है संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को बताता है। हमने आपको बताया कि अनुच्छेद में जो ये आपका हेडिंग देख रहे हैं, ये बैरक्ट में नहीं लिखी गई है, लेकिन जो उसमें बातें बताई गई हैं वो किस ओर इशारा करती हैं उसके बारे में हमने आपको लिख के बता दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत को है अनुच्छेद 2 में बताया गया है, और कुल मिलाकर के इसमें 7 क्लोज आते हैं। और 7 क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ पर 7 सिद्धांत इसमें बताए गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र के क्या क्या 7 सिद्धांत हैं।
चलिए उनको भी देख लेते हैं। पहला है सभी सदस्यों की संप्रभुता तथा समानता का सिद्धांत। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, समानता के सिद्धांत पर आधारित है, समता के सिद्धांत पर आधारित है। जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं उसके सभी सदस्यों की संप्रभुता तथा समानता के सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, कहने का मतलब है जब आप बैरक पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि यह संगठन अपने सभी सदस्यों की संप्रभु समता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब किसी भी देश की संप्रभुता या फिर किसी भी देश की समता का उल्लंघन इससे नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना। तो जितने भी सदस्य देश होंगे संयुक्त राष्ट्र के, वो क्या है, चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करने होंगे उनको, ऐसा ही सिद्धांत बताता है। तीसरा पॉइंट कहता है सभी सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक हल, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व न्याय प्रभावित न हो। तो सिद्धांत क्या कहता है, मतलब ये चार्टर क्यों लाया गया है, इसमें क्या बातें हैं। तो कहता है कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद आता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रभावित ना हो। मूल उद्देश्य इसका यही है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस तरह की घटना भविष्य में ना हो। फोर्थ पॉइंट कहता है सभी सदस्यों द्वारा किसी अन्य देश की अखंडता व स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो सिद्धांत हैं वो किसी भी अन्य देश की अखंडता या स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आगे आपका है सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक कार्रवाई हेतु सहायता देने का सिद्धांत। तो जितने भी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें क्या कहा गया है, सामूहिक कार्रवाई हेतु सहायता देने के लिए वो प्रतिबद्ध है, उसके लिए वो कार्यबद्ध है। तो ये सभी आपके प्रश्न ये क्लोज वाइज पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका क्लोज टू अनुच्छेद 2, और उसमें 7 सिद्धांत समाहित हैं। अब पूछ लेता है आपसे कि किस अनुच्छेद में अखंडता एवं स्वतंत्रता को हस्तक्षेप न करने की बात की गई है, तो आपको बताना होगा वहाँ पर अनुच्छेद 2 और आपका फोर्थ क्लोज आ जाता है उसमें। तो ये क्लोज वाइज भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, विशेष तौर पर अनुच्छेद 2 से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें 7 सिद्धांत दिए गए हैं। आगे अगर हम देखें, संयुक्त राष्ट्र प्रयास करेगा कि गैर सदस्य राज्यों का चार्टर के अनुसार कार्य करें। तो यहाँ पर क्या है, जो 6 क्लॉज कहता है वो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो प्रयास करेगा कि गैर सदस्य राज्यों का चार्टर के अनुसार कार्य करे। मतलब यह है कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करेंगे। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। तो ये इसमें 6 पॉइंट में बताया गया है। आगे देखते हैं 7 पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू यानी कि आंतरिक क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करना, और इसमें जो है देशीय अधिकारिता का सिद्धांत समाहित है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो जितने भी उसके सदस्य हैं उनके घरेलू मामलों में, उनके आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, ये सिद्धांत भी इसमें बताया गया है। और इसी को देशीय अधिकारिता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अनुच्छेद 2 का क्लॉज 7 में देशीय अधिकारिता का सिद्धांत समाहित है, आंतरिक अधिकारिता का सिद्धांत समाहित है। उसके आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी सदस्य या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी प्रावधान हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा।
आगे देखिए लिखा है, नोट करके उक्त सिद्धांतों में से प्रथम 5 सिद्धांत संगठन के सभी देशों को निर्देशित करते हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बात है कि जो इसमें 5 आपके सिद्धांत हैं, ये 5 सिद्धांत क्या है, सभी देशों को निर्देशित करते हैं। ठीक है, संगठन के जितने भी क्या है देश हैं, सदस्य हैं, उनको ये सब निर्देशित करते हैं। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है ये, और चैप्टर नंबर 1 की हमने चर्चा की थी जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 2 तक ही अनुच्छेद थे। अभी ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 आपका अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक जाता है, जिसका नाम है सदस्यता यानी कि मेंबरशिप। अनुच्छेद 3 संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों के बारे में बात करता है। आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो हेडिंग है ये आपका उसमें नहीं लिखी गई है अनुच्छेद में, ये आपको केवल इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता रहे और यहाँ से प्रश्न भी आपका बन सकता है। तो अनुच्छेद 3 की हम बात करते हैं, कहता है संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य। संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य वे राज्य होंगे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भाग लिया था और 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हों, और अनुच्छेद 110 के इसका समर्थन किया गया हो। मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन मूल सदस्य होंगे। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वहाँ पर आप देखते हैं मूल सदस्य 51 देश हैं, जिसमें से 50 देशों ने साइन किए थे, और पोलैंड जो था उसने राजनीतिक कारणों से साइन नहीं किए थे, उसने बाद में साइन किए थे। तो यहाँ पर क्या है, मूल सदस्यों की बात क्या की जा कह रहा है कि जिसने सैन फ्रांसिस्को में भाग लिया था और 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से भारत भी एक था। ठीक है, हस्ताक्षर किए थे, और अनुच्छेद 110 द्वारा उसका अनुसमर्थन किया गया है। यानी कि ऐसे देशों का, ऐसे राष्ट्रों का अनुच्छेद 110 के तहत अनुसमर्थन भी किया गया है। तो वही क्या होंगे, संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य होंगे। इन प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 51 थी, जैसे कि आपको पीछे भी बताया और अभी आपको पहले भी बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य थे वो कितने थे, 51 थे, इनकी संख्या 51 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में जो बताया गया है राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान है। तो जो राज्य हैं यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता से संबंधित प्रावधान इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए क्या है इसमें देखते हैं। एक राज्य को सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्न 5 शर्तें आवश्यक है। तो किसी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, अनुच्छेद 4 में इसके बारे में बताया गया है, और इसके लिए निम्नलिखित 5 शर्तें होनी चाहिए। तो क्या क्या 5 शर्तें हैं। एक राज्य होना जिसमें एक स्थायी जनसंख्या हो, एक निश्चित क्षेत्र हो, एक सरकार हो। ठीक है, उसका शांति प्रिय होना। यानी कि आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, 5 शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि एक राज्य होना चाहिए, मतलब एक देश होना चाहिए जिसकी संख्या क्या हो, एक जनसंख्या हो, जिसका जो है क्षेत्र निश्चित हो, उसका एरिया क्या हो, एक सर्टेन हो, निश्चित हो, और उसमें एक सरकार भी हो। तो ये क्या है, पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, उसका शांति प्रिय होना। यानी कि जो है वो देश शांति प्रिय होना चाहिए, उसमें किस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम आए दिन देखते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में आतंकी हमले होते रहते हैं, कुछ देश आतंकी घटनाएं भी करते हैं,
और उन कुछ देशों के अंदर ही जो है जनता विद्रोह करती रहती है, तो ऐसे देश शांति प्रिय नहीं होते हैं, वो सदस्य नहीं बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है चार्टर में वर्णित बाध्यताओं को स्वीकार करना। तो ऐसे राज्य को जो है चार्टर में जो नियम बताए गए हैं, जो रूल बताए गए हैं, उनको स्वीकार करना, ऐसी बातों को बाध्यता स्वीकार करना, ये क्या है, एक अनिवार्य शर्त है। यानी कि यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बनना चाहता है तो उसको संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सभी नियमों को स्वीकार करना होगा। फोर्थ पॉइंट है संगठन के मतानुसार इन बाध्यताओं का पालन करना। यानी कि संगठन के जो सदस्य हैं अब और चार्टर में जो भी बाध्यताएं दी गई है या फिर नियम दिए गए हैं, उसके संगठन के मेंबर यदि कोई उसमें चेंज लाते हैं, मत अनुसार कोई अन्य बात बताते हैं, तो उसको पालन करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सक्षम और इच्छुक है। यानी कि वो क्या है, स्वेच्छा से इच्छुक भी होना चाहिए। किस बात के लिए, कि चार्टर में जो भी वर्णित उत्तरदायित्व है उनको पूरा करने के लिए वो सक्षम होना चाहिए और इच्छुक भी होना चाहिए। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका सदस्य बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए किसी देश के पास, तो ये 5 शर्तें इसमें बताई गई है कि वो एक राज्य हो, ऐसा राज्य की संख्या, एक जनसंख्या हो, स्थायी जनसंख्या हो, आपका निश्चित क्षेत्र हो उसका, और उसमें एक सरकार हो, वह देश शांति प्रिय होना चाहिए, वह चार्टर में वर्णित बाध्यताओं को स्वीकार करना चाहिए, वह संगठन के मत अनुसार बाध्यताओं का पालन उसे करना चाहिए, और चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए वो सक्षम और इच्छुक भी होना चाहिए। तो ये तभी ऐसा ही देश ही संयुक्त राष्ट्र का एक मेंबर बन सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 4 की बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऐसे देशों यानी कि नए राज्यों को महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यूएन का सदस्य बनाया जाएगा, और ये अनुच्छेद 4 के क्लोज 2 में बात आती है। तो किसी देश कोई देश है वो संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बनना चाहता है, उसका सदस्य बनना चाहता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी सिफारिश सुरक्षा परिषद करती है। ठीक है, तो महासभा द्वारा उसको जो है अनुमति दी जाएगी मेंबर बनने के लिए, लेकिन सुरक्षा परिषद उसकी सिफारिश करती है मेंबर बनाने के लिए। तो क्या है, ऐसे देशों को या फिर नए राज्यों को महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यूएन का यानी कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनाया जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। नोट करके लिखा है महासभा को सामान्य सभा या फिर साधारण सभा भी कहते हैं। यूएनओ में किसी नए राज्य के प्रवेशन को सामूहिक मान्यता कहते हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नए राज्य को प्रवेश दिया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा, सामूहिक मान्यता कहा जाएगा, क्योंकि वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आते हैं। अनुच्छेद 5 सदस्यों का निलंबन संबंधी प्रावधान। तो अनुच्छेद 5 में जो है संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं उनके निलंबन की बात की गई है कि कब उनको निलंबित किया जा सकता है। देखिए क्या है, यूएन के किसी भी सदस्य को जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद ने निवारक या प्रवर्तन कार्रवाई की है, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित कर सकेगी। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि सदस्यों के निलंबन संबंधी प्रावधान कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 5 में है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि यूएन के सदस्य को कौन निलंबित कर सकता है, तो महासभा उसको निलंबित कर सकती है, और सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पर ही उसको निलंबित किया जा सकता है। और किस चीज़ के लिए निलंबित किया जा सकता है, कि जो अधिकार उसको दिए गए हैं
या फिर विशेष अधिकार दिए गए हैं उनको प्रयोग वो अब नहीं करेगा। कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो ऐसे सदस्यों को कोई अधिकार दिए हैं या फिर कोई विशेष अधिकार दिए हैं वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। आगे देखते हैं, निलंबन का आधार अध्याय 7 के अंतर्गत सामूहिक कार्रवाई होता है। क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर हो रहा है तो मतलब क्या है, सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ऐसा होता है। अनुच्छेद 6 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 6 कहता है सदस्यों का निष्कासन संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो ये सब हेडिंग्स नहीं है उसमें, आप देखेंगे बैरक को खोल के ये सब हेडिंग्स आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 6, यूएन के किसी भी सदस्य को जिसने चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन किया है, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यूएन से निष्कासित कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, निष्कासन का आधार अध्याय 7 के अंतर्गत सामूहिक कार्रवाई होता है। तो यहाँ पर क्या है, निष्कासन संबंधी प्रावधान कहाँ पर है, अनुच्छेद 6 में है। और क्यों उसको निष्कासित किया जाता है, इसलिए निष्कासित किया जाता है क्योंकि वो चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन कर रहा है। और कौन निष्कासित करता है, तो महासभा उसको निष्कासित करती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पर निष्कासित करती है। तो ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा और आपको इसके लिए नोट्स भी बनाना पड़ेगा अपने कॉपी में। तो अनुच्छेद 5 जहाँ पर सदस्यों के निलंबन की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 6 सदस्यों के निष्कासन की बात करता है। दोनों को आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 3 अंग की बात करता है, ऑर्गन की बात करता है, बॉडी की बात करता है। ठीक है, तो अंग से मतलब क्या है, यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र की बॉडी है उसके बारे में बात करता है। जैसे मानव शरीर की बॉडी होती है, उसके अंग होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आँख होती है, नाक होती है, ये सब क्या है, मानव शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, अंग है। और कितने अंग हैं वो अनुच्छेद 7 और 8 में बताया गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 7 क्लोज 1 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों के रूप में निम्न की स्थापना की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य अंग हैं उनको अनुच्छेद 7 के क्लोज 1 में बताया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और ये जो आपका अंग है इन्हीं को आगे जो चैप्टर में उनको बताया गया है उन्हीं की आगे हम चल के चर्चा भी करेंगे, पढ़ेंगे भी उनको। मतलब देखिए क्या है, मुख्य अंग कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब जो ये 6 अंग बताए गए हैं इसका आपको चार्ट ये इस तरह से बना लेना है। पहला जो अंग है महासभा है, और महासभा से संबंधित जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। ये आपको बैरक्ट में नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह का चार्ट नहीं मिलेगा। ये आपको केवल याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, बनाया गया है। ठीक है, आपको 7 क्लोज 1 में केवल यही सारा चीज़ें मिलेगी, ये वाली चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है कि जो प्रमुख अंगों की हम बात करते हैं तो महासभा चैप्टर 4 जो कि हमारा अगला चैप्टर भी होगा। दूसरा है सुरक्षा परिषद चैप्टर 5 जिसमें अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक है। तीसरा है हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसमें जो चैप्टर संख्या 10 होगा और अनुच्छेद 61 से 72 तक उसमें प्रावधान है। उसके बाद न्यायसत्ता परिषद चैप्टर नंबर 13 अनुच्छेद 86 से 91 तक। उसके बाद जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अध्याय 14 अनुच्छेद 92 से 96 तक। और उसके बाद सचिवालय चैप्टर नंबर 15 अनुच्छेद 97 से 101 तक। तो ये आपको अंग है और कुल मिलाकर के 6 इसके मुख्य अंग हैं। इनको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और जो भी इससे संबंधित आगे प्रश्न आएंगे उनको भी हम आपको बताते चलेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं।
अनुच्छेद 7 क्लोज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि चार्टर के अनुसार ऐसे सामानुषंगी यानी कि सहायक अंगों को भी स्थापित किया जा सकता है जो आवश्यक समझे। तो ये क्या है? ये केवल मुख्य अंग हैं। ठीक है, तो मुख्य अंग कितने हैं? 6। लेकिन इन मुख्य अंग के अलावा इनके जो सहायता करने वाले अंग हैं उनको भी स्थापित किया जा सकता है, ऐसा 7 के क्लोज 2 में हमें बता दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। मतलब ये 6 अंग ही नहीं है, इनके अलावा इनको सहायता करने के लिए और भी इसके ऑर्गन यानी कि बॉडी इसकी स्थापित की जा सकती है। ठीक है, इसी संदर्भ में यूएन की कई कई विशिष्ट एजेंसियां हैं जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, विमानन, संचार व्यवस्था, शरणार्थी समस्या तथा बाल कल्याण जैसे अनेक कार्य करती हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस से संबंधित और भी बहुत सारी इकाइयां हैं जिनको हम आगे देखेंगे। जैसे आप देखते हैं यूनेस्को है, ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की एक क्या है? विशिष्ट एजेंसी है, यानी कि वो इससे स्पष्ट होती है कि उसके लिए अलग से भी कोई अंग स्थापित किया जा सकता है। तो ये क्या है? अनुच्छेद 7 के क्लोज 2 में इसके बारे में बताया गया है कि इन 6 अंगों के अलावा भी अन्य अंग स्थापित किए जा सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 8। और अनुच्छेद 8 कहता है कि यूएन के मुख्य और सामानुषंगी अंगों में स्त्री और पुरुष किसी भी हैसियत में और समानता के आधार पर भाग ले सकेंगे और इस पर यूएन कोई निर्बंधन नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देते हुए, इक्वालिटी की बात करते हुए इसमें कहा गया है कि जो यूएन की कार्रवाई है या फिर यूएन की हैसियत में कोई समता के आधार पर उसमें भाग ले सकेंगे। मतलब यूएन की किसी भी कार्रवाई में समता के आधार पर भाग ले सकेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन पर कोई भी निबंधन यूएन नहीं लगाता है, ना ही यूएन चार्टर उन पर कोई निबंधन लगाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 8 था और चैप्टर 3 में जो है अनुच्छेद 7 और 8 ही है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, ये महासभा, इसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे और ये आपका फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट होना मतलब इम्पोर्टेंट अध्याय है, आगे इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और हमसे जो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे A1JA और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सामने आ जाएगा। वहाँ पर सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।